आज की कहानी है संदीप की दूसरी शादी के लिए जल्दबाजी के पीछे क्या वजह थी। भोर हुई तो चिरैया का मीठा सुरीला स्वर सुनकर पूर्वा की नींद उचट गई। उसकी रिस्ट वॉच पर नजर गई तो उसने देखा अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। छुट्टी का दिन है, ना अरुण को दफ्तर जाना है, ना सूर्य को स्कूल। फिर क्या करूंगी इतनी जल्दी उठकर? क्यों ना कुछ देर और सो लिया जाए। सोचकर उसने चादर तान ली और करवट बदलकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन फोन की बजती घंटी ने उसके छुट्टी के मूड की मिठास में कुनैन घोल दी। सुस्त मन के साथ वह फोन की ओर बढ़ी। इंदु भाभी का फोन था। इंदु भाभी, आप इतनी सुबह? वह बोली, अब इतनी सुबह भी नहीं है पुरवैया रानी। तनिक पर्दा हटाकर खिड़की से झांक कर तो देख, खासा दिन चढ़ गया। अच्छा बता, कल शाम सैर पर क्यों नहीं आई? यूं ही इंदु भाभी, जी नहीं किया। अरे आती तो वे सब देखती जो इन आंखों ने देखा। जानती है, तेरे वे संदीप भाई हैं ना, उन्होंने। और आगे जो कुछ इंदु भाभी ने बताया उसे सुनकर तो जैसे पूर्वा के पैरों तले की जमीन ही निकल गई। रिसीवर हाथ से छूटते छूटते बचा। अपने आप को संभालकर वह बोली, नहीं इंदु भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं संदीप भाई को अच्छी तरह जानती हूँ, वे ऐसा कर नहीं सकते। आपसे जरूर देखने में गलती हुई होगी। पूर्वा, मैंने 2 फुट की दूरी से उस मोटी खड़ूस को देखा है। बस लड़की कौन है यह देख ना पाई। उसकी पीठ थी मेरी तरफ। इंदु भाभी अपने खास अक्खड़ अंदाज में आगे क्या बोल रही थी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था पूर्वा को। रिसीवर रखकर जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए पास ही रखे सोफे तक लाई और बुत की तरह बैठ गई उस पर। सुबह सुबह ये क्या सुन लिया उसने? साक्षी के साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकते हैं संदीप भाई, और वह भी इतनी जल्दी? अभी वक्त ही कितना हुआ है उस हादसे को हुए? बमुश्किल 8 महीने ही तो। हाँ, 8 महीने पहले की ही तो बात है, जब भोर होते ही इसी तरह फ़ोन की घंटी बजी थी। वह दिन आज भी ज्यों का त्यों उसकी यादों में बसा है। उस रात बड़ी देर से अरुण और सूर्य के साथ भाई की शादी से लौटी थी। थकान और नींद से बुरा हाल था, इसीलिए आते ही बिस्तर पर लेट गई थी। आंख लग ही रही थी कि रात के सन्नाटे को चीरती हुई फोन की घंटी ने उसे जगा दिया। घड़ी पर नजर गई तो देखा 4 बजे थे। जरूर माँ का फोन होगा। जब तक बेटी के सकुशल पहुंचने की खबर नहीं ले पाएंगी उन्हें चैन थोड़ी ही आएगा। सोचते हुए वह नींद में भी मुस्कुरा दी। लेकिन आशा के एकदम विपरीत संदीप का फोन था। पूर्वा भाभी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। संदीप बोला। वह चौंकी। संदीप भाई, आप इतनी सुबह? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पूर्वा भाभी, साक्षी चली गई। भीगे स्वर में वह बोला था। साक्षी चली गई? कहाँ चली गई संदीप भाई? कोई झगड़ा हुआ क्या आप लोगों का? आपने उसे रोका क्यों नहीं? भाभी, वह चली गई हमेशा के लिए। क्या? संदीप भाई, यह क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? कहाँ है मेरी साक्षी? पागलों की तरह चिल्लाई पूर्वा। पूर्वा, वह मॉर्चरी में है, हम अस्पताल में हैं। अभी 2-3 घंटे और लगेंगे उसे घर लाने में, फिर जल्दी ही ले जाएंगे उसे। तुम समझ रही हो ना पूर्वा, आखिरी बार अपनी सहेली से मिल लेना। यह सुनंदा दीदी थी, संदीप भाई की बड़ी बहन। फोन कट चुका था, लेकिन पूर्वा रिसीवर थामे जस की तस खड़ी थी। तभी अपने कंधे पर किसी हाथ का स्पर्श पाकर डर कर चीख उठी वह। अरे अरे, यह मैं हूँ पूर्वा। अरुण ने सामने आकर उसे बाहों में भर लिया। बहुत बुरा हुआ पूर्वा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब संभालो खुद को। उसे सहारा देकर अरुण पलंग तक ले गए और तकिए के सहारे बैठाकर कंबल ओढ़ा दिया। सब्र के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता है पूर्वा। मुझे संदीप के पास जाना चाहिए। कोट पहनते हुए अरुण ने कहा तो पूर्वा बोली, मैं भी चलूंगी अरुण।
तुम अस्पताल जाकर क्या करोगी? साक्षी तो कहते कहते बात बदल दी अरुण ने। सूर्य जाग गया तो रोएगा। अरुण दरवाजे को बाहर से लॉक करके चले गए। कैसे ना जाते? उनके बचपन के दोस्त थे संदीप भाई। उनकी दोस्ती में कभी बाल बराबर भी दरार नहीं आई। यह पूर्वा पिछले 9 साल से देख रही थी। पिछली गली में ही तो रहते हैं, जब जी चाहता चले आते। यूं तो संदीप अरुण के हम उम्र थे, लेकिन विवाह पहले अरुण का हुआ था। संदीप भाई को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। खुद तो देखने में ठीक ठाक ही थे, लेकिन अरमान पाले बैठे थे स्वप्न सुंदरी का, जो उन्हें सुनंदा दीदी के देवर की शादी में कन्या पक्ष वालों के घर अचानक मिल गई। बस संदीप भाई हट ठान कर बैठे, और हट कैसे ना पूरा होता। आखिर माँ बाप के इकलौते बेटे और 2 बहनों के लाडले छोटे भाई जो थे। लड़की खूबसूरत, गुणवान और पढ़ी लिखी थी, फिर भी माँ बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी तुलना में लड़की वालों का आर्थिक स्तर बहुत कम था। लड़की के पिता भी नहीं थे, बस माँ और एक छोटी बहन थी। बिना मंगनी टीका या सगाई के सीधे विवाह कर दुल्हन को घर ले आए थे संदीप भाई के घर वाले। साक्षी सुंदर और सादगी की मूरत थी। पूर्वा ने जब पहली बार उसे देखा था तो संगमरमर सी गुड़िया को देखते ही रह गई थी। संदीप भाई के विवाह के 18वें दिन बाद सूर्य का पहला जन्मदिन था, और साक्षी ने पार्टी का सारा इंतजाम अपने हाथों में ले लिया था। संदीप भाई बहुत खुश और संतुष्ट थे अपनी पत्नी से, लेकिन घोर अभावों में पली साक्षी को काफ़ी वक्त लगा था उनके घर के साथ सामंजस्य बैठाने में। फिर 5 महीने बाद जब साक्षी ने बताया कि वह माँ बनने वाली है, तो संदीप भाई खुशी से नाच उठे थे। पलकों पर सहेज कर रखते थे उसे। डॉक्टर ने सुबह शाम की सैर बताई थी साक्षी को, और यह जिम्मेदारी संदीप भाभी ने पूर्वा को सौंप दी थी, यह कहते हुए कि पूर्वा भाभी, आप तो सुबह शाम सैर पर जाती हैं ना, मेरी इस बावली को भी ले जाया करें, मेरी तो ज़्यादा चलने की आदत नहीं। और सुबह शाम की सुहानी सैर ने पूर्वा और साक्षी के दिलों के तारों को जैसे जोड़ दिया था। साक्षी चलते चलते थक जाती तो पार्क की बेंच पर बैठ जाती और छोटी से छोटी बात भी उसे बताती। पूर्वा भाभी, बाकी सब तो ठीक है, संदीप तो जान छिड़कते हैं मुझ पर, लेकिन मम्मी जी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती। गाहे बगाहे सीधे ही ताना देती हैं कि मैं खाली हाथ ससुराल आई हूँ। एक से एक धन्ना सेठ उनके घर संदीप के लिए रिश्ते लेकर आते रहे, पर दुनिया में गोरी चमड़ी ही सब कुछ नहीं होती, वगैरह वगैरह। बस बस, तुम्हें इस हाल में टेंशन नहीं लेनी है साक्षी, मम्मी जी भी जल्द ही बदल जाएंगी। तुम इतनी प्यारी हो कि कोई भी तुमसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकता। साक्षी को बेटी हुई परियों सी प्यारी, गुलाबी, गोल मटोल, बिल्कुल साक्षी की तरह। माँ को पोते की चाह थी शिद्दत से, लेकिन आई पोती। साक्षी डर रही थी कि न जाने उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी ने नवजात कन्या को झट से उठाकर सीने से लगा लिया। खुशी से उनकी पलकें भीग गईं। मेरी सोनी सुहानी बच्ची, वे बोली, और बस उसी दिन से बच्ची का नाम सुहानी हो गया। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी साक्षी की। वह ना के बराबर ही मायके जाती थी। 4 बरस की थी सुहानी जब फिर से साक्षी गर्भवती हुई, पर इस बार वह बेटा चाहती थी। पूर्वा भाभी, मैं सोनोग्राफी करवाऊंगी, अगर लड़का हुआ तो रखूंगी, नहीं तो क्या? साक्षी ने खामोशी से सिर झुका लिया। इतनी पढ़ी लिखी होकर कैसी सोच है तुम्हारी साक्षी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, ऐसा कभी सोचना भी नहीं, समझी? भाभी, लड़कियों के साथ कितने झंझट हैं, आप क्या जाने। आपकी तो कोई बहन नहीं, बेटी नहीं, आपके पास तो बेटा है भाभी, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। मैं भी लड़की चाहती थी साक्षी, सूर्य आया तो इसमें मेरा क्या कसूर। रही बात बेटी की, तो क्या सुहानी मेरी बेटी नहीं? वह तो है भाभी, फिर भी जाने दो ना,
कौन जाने बेटा ही हो तुम्हें, बात आई गई हो गई। अभी तो कुछ ही दिन चढ़े थे साक्षी को। पूर्वा, लो चाय लो। पूर्वा जैसे गहरी बेहोशी से बाहर आई। अरुण कब लौटे, कब ताला खोलकर भीतर आए और कब चाय भी बना लाए, वह जान ही नहीं पाई। पी लो पूर्वा, थोड़ा आराम मिलेगा, फिर हमें चलना भी है। साक्षी घर आ गई है। पूर्वा के पेट में जैसे एक गोला सा उठा। दर्द की एक तीखी लहर पोर पोर दुखा गई। नहीं भर सकी वह चाय का एक घूंट भी। वह दिसंबर की एक सुबह थी। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड पड़ रही थी, लेकिन पूर्वा पर जैसे कोई असर नहीं कर रही थी ठंड। जब अरुण का हाथ थामे वह साक्षी के घर पहुंची तो उसका कलेजा मुंह को आ गया, यह देखकर कि उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में बर्फीले संगमरमर के फर्श पर मात्र एक चटाई पर साक्षी की निष्प्राण देह पड़ी थी। साक्षी की सांस बिलक रही थी। अब तक रुके पूर्वा के आंसू जैसे बांध तोड़कर बह निकले। साक्षी से लिपटकर चीख चीख कर रोने लगी वह। इसी ड्राइंग रूम में ही तो 6 साल पहले पहला पग धरा था साक्षी ने। यहीं इसी जगह बिछे कालीन पर बैठकर ही तो कंगना खुलवाया था संदीप से साक्षी ने। सहसा पीठ पर एक स्नेहिल स्पर्श का आभास हुआ और किसी ने सुबकते हुए उसे बाहों में बांध लिया। वह सुनंदा दीदी थी, साक्षी की माँ। सूना मन और भरी आंखें लिए उसके सिरहाने बैठी थी मौन भाव से। एक टक बेटी को निहारती, एक आंसू भी नहीं टपका उनकी आंखों से। साक्षी की बहन स्वाति कंबल में लिपटी सोई हुई सुहानी को कसकर सीने से लगाए एक कोने में बैठी थी, खामोश। बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हाय, कितनी बार मना किया बिटिया को, पर एक न सुनी इसने। कहते हुए साक्षी की सास फिर से रोने लगी। पूर्वा का जी चाहा कि चीख कर कहे कि नहीं मम्मी जी, झूठ ना बोलिए। आपने बिल्कुल मना नहीं किया साक्षी को, बल्कि उससे ज़्यादा तो आप चाहती थी कि दूसरी बेटी ना आए। उसे याद आया उसके आगरा जाने से एक दिन पहले की ही तो बात है। संदीप और सुहानी को दफ्तर स्कूल भेजकर सुबह 9 बजे ही आ गई थी साक्षी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बोली, पूर्वा भाभी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ साक्षी? सोनोग्राफी रिपोर्ट आ गई है। पूर्वा भाभी, लड़की ही है, मुझे अबॉर्शन करवाना ही होगा। एक माँ होकर अपने ही बच्चे को मारोगी साक्षी, तो क्या चैन से जी पाओगी? मुझे नहीं चाहिए लड़की, बस। दो टूक फैसला सुना दिया दृढ़ स्वर में साक्षी ने। क्यों नहीं चाहिए? क्या संदीप भाई नहीं चाहते? नहीं, ऐसा होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी। संदीप को तो बहुत पसंद है बेटियां भाभी, तो क्या मम्मी जी नहीं चाहती? पूर्वा भाभी, बहुत सहा है लड़की बनकर मैंने, मेरी माँ ने और बहन स्वाति ने भी। जानती हैं भाभी, हम 3 बहनें थीं। पापा जब गए तब मैं सिर्फ 10 साल की ही थी, स्वाति 6 साल की और सबसे छोटी सिमरन, जो बेटे की आस में हुई थी, सिर्फ 1.25 साल की थी। पापा के गम में डूबी माँ उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई और उसे डायरिया हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे माँ के पास। उसका डायरिया बिगड़ता गया और वह मर गई। मैंने, माँ और स्वाति ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। मैं तो निकल आई, पर वे दोनों अभी भी, उनके दर्द की आंच हर पल झुलसाती है मुझे। पूर्वा भाभी, संघर्षों की आग में झोंकने के लिए एक और लड़की को मैं दुनिया में नहीं ला सकती। फिर साक्षी एक तटस्थ भाव चेहरे पर लिए चली गई और पूर्वा अगली सुबह अरुण और सूर्य के साथ आगरा चली गई भाई की शादी में। 5 दिन बाद लौटी तो ये सब। वहाँ मौजूद लोगों से पता चला कि वह अबॉर्शन के लिए अकेली ही अस्पताल पहुँच गई थी। सास को पता चला तो वह भी पीछे पीछे पहुँच गई और उसकी मर्जी देखते हुए उसे इजाज़त दे दी। फिर अबॉर्शन ऐसा हुआ कि बच्ची के साथ साथ वह भी चली गई। देखते ही देखते साक्षी विदा हो गई सदा के लिए। कई दिन तक हर दिन पूर्वा वहाँ जाती और कलेजे को पत्थर बनाकर वहाँ बैठी रहती। उस दौरान स्वाति और उसकी माँ
कई दिन पूर्वा के घर ही रही। एक दिन पारंपरिक रस्म अदायगी के बाद साक्षी का अध्याय बंद हो गया। सुहानी मौसी के साथ इन दिनों में इतना घुल मिल गई थी कि पल भर भी नहीं रहती थी उसके बिना। इसीलिए फैसला यह हुआ कि फिलहाल तो मौसी व नानी के साथ ही जाएगी वह। एक दौर गुजरा और दूसरा दौर शुरू हुआ उदासी का। साक्षी के संग गुजारे अनगिनत खूबसूरत पलों की यादों का संदीप भाई भी जब तब इन यादों में हिस्सा बटाने चले आते और सिर्फ साक्षी की बातें करते तो पूर्वा तड़प उठती। लगता था संदीप भाई कभी नहीं संभल पाएंगे, लेकिन हर अगले दिन रत्ती रत्ती कर दुख कम होता जा रहा था। यही तो कुदरत का नियम भी है। अरे ऐसे कैसे बैठी हो गर्मी में पूर्वा, और इतनी सुबह क्यों उठ गई तुम? अरुण ने पंखा चलाते हुए कहा तो पूर्वा वर्तमान में लौट आई। लोग कितनी जल्दी भुला देते हैं उन्हें जिनके बिना घड़ी भर भी ना जी सकने का दावा करते हैं, है ना अरुण? एक सर्द सांस लेते हुए सपाट स्वर में कहा पूर्वा ने। किसकी बात कर रही हो पूर्वा? इंदु भाभी का फोन आया था, आपके संदीप ने दूसरी शादी कर ली। सुनकर चौंके नहीं अरुण, बस तटस्थ से खामोश बैठे रहे। हैरानी हुई पूर्वा को। पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं अरुण? हाँ क्यों कहोगे, मर्द होना, मर्द का ही साथ दोगे। अच्छा चलो एक बात का ही जवाब दे दो, यही हादसा अगर संदीप भाई के साथ गुजरा होता तो क्या साक्षी दूसरी शादी करती? वह भी इतनी जल्दी? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मैं मानता हूँ औरत में वह शक्ति है जिसका रत्ती भर भी हम मर्द नहीं छू सकते। तभी तो मैं दिल से इज्जत करता हूँ औरत की। और इंदु भाभी या उन जैसी कोई और रिपोर्टर तुम्हें नमक मिर्च लगाकर कल को कुछ बताए, उससे पहले मैं ही बता देता हूँ तुम्हें कि मैं भी संदीप के साथ था। कल मैं ऑफिस के काम से नहीं, संदीप के लिए बाहर गया था। क्या इतनी बड़ी बात छिपाई आपने मुझसे? लड़की कौन है? घायल स्वर में पूछा पूर्वा ने। साक्षी की बहन स्वाति। क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं संदीप भाई? और वे साक्षी की माँ, कैसा दोहरा चरित्र है उनका। उस वक्त तो सबकी नज़रों से बचा बचा कर यहाँ छिपा रही थी स्वाति को। कहती थी बिटिया गरीब हूँ तो क्या ज़मीर बेच दूँ। खूब समझ रही हूँ मैं इन सब के मन की बात, पर कैसे कर दूँ अपनी उस बच्ची को इनके हवाले जहाँ से मेरी एक बेटी गई। जीजू जीजू कहते जबान नहीं थकती लड़की की। अब कैसे उसे पति मान पाएगी? और संदीप भाई का क्या यही प्यार था साक्षी के प्रति कि वह चली गई तो उसकी बहन ब्याह लाए? और कोई लड़की नहीं बची थी क्या दुनिया में? अपने स्वभाव के एकदम विपरीत अंगारे उगल रही थी पूर्वा। अरुण ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। बोले, शांत हो जाओ पूर्वा, यह सब इतना आसान नहीं था संदीप के लिए और ना ही स्वाति के लिए। रही बात साक्षी की माँ की, तो यह उनकी मर्जी नहीं थी, स्वाति का फैसला था। उसका कहना था कि मेरे लिए साक्षी दीदी अब सिर्फ सुहानी में बाकी हैं, उसके सिवा और कोई खून का रिश्ता नहीं बचा मेरे पास। मैं सुहानी के बिना नहीं जी सकती। अगर इसकी नई माँ आ गई तो सुहानी के साथ नहीं मिलने जुलने देगी हमें, तब इसे देखने तक को तरस जाऊंगी मैं। और शादी तो मुझे कभी ना कभी करनी ही है, तो क्यों ना जीजू से ही कर लूं, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। साक्षी की माँ ने मुझे अलग ले जाकर कहा था कि मैं अपने ही कहे लफ्ज़ों पर शर्मिंदा हूँ अरुण जी। संदीप जी के साथ स्वाति का रिश्ता न जोड़ने की बात एक माँ के दिल ने की थी, और अब जोड़ने का फैसला एक माँ के दिमाग का है। कहाँ है मेरे पास कुछ भी जो स्वाति को ब्याह सकूं? होता तो कब की ब्याह चुकी होती। और भी बहुत कुछ था जो अनकहा होकर भी बहुत कुछ कह रहा था। तुमने उनकी गरीबी नहीं देखी पूर्वा, मैंने देखी है। एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हैं माँ बेटी। एक नर्सरी स्कूल में नौकरी करती है आंटी, और थोड़ी तनख्वाह में से घर भी चला रही हैं और स्वाति को भी पढ़ा रही हैं। अब रही बात संदीप की,
तो उसका कहना था कि अरुण, मम्मी जी मेरे ब्याह किए बिना तो मानेंगी नहीं, इकलौता जो हूँ मैं। फिर कोई और लड़की क्यों, स्वाति क्यों नहीं? एक वही तो है जो मेरा दर्द समझ सकती है, क्योंकि यही दर्द उसका भी है। और एक वही है जो मेरी सुहानी को सगी माँ की तरह पाल सकती है। कोई और आ गई तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पूर्वा खामोश बैठी रही, बिना एक शब्द बोले। तो अरुण ने तड़प कर कहा, यूँ खामोश ना बैठो पूर्वा, कुछ तो कहो। बस बस बहुत हो गया। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, चाय पीकर घर के कामों में मेरी मदद करो। आज बाई छुट्टी पर है। साथ ही यह सोच कर रखो कि स्वाति को शगुन में क्या देना है। यह काम भी सुबह सुबह निपटा आएंगे और स्वाति और संदीप भाई को भी अच्छा लगेगा। एक मीठी मुस्कुराहट के साथ पूर्वा उठ खड़ी हुई तो राहत भरी मुस्कान अरुण के होठों पर भी बिखर गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।